दोस्तों आज फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हमारा ये दूसरा लेक्चर है पशुपालन के ऊपर, जो हम लोग एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस वाइज चल रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनन तंत्र। ठीक है, पहले देखिए फर्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं पाचन तंत्र के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, पहले एक जो है फ्रेमवर्क आप देख लीजिए। तो देखिए नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा है, एक है मुख्य अंग और दूसरा है सहायक अंग। ठीक है, मुख्य अंग में अपन को पढ़ना क्या है, स्क्रोटम जिसको अंडकोश बोलते हैं, और दूसरा है टेस्टिस जिसको वृषण बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेम के बीज के समान जो है संरचना दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य जनन अंग में आते हैं, ये दोनों मुख्य अंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जो पार्ट है ये इसको हम सहायक अंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि एपिडिडाइमिस है, बास डिफरेंस है, सेमिनल वेसल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपरस ग्लैंड है, इसको और एक नाम से जानते हैं ब्यूबोइथरल ग्लैंड्स। तो इन सभी जो है भाग क्या काम करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना है, तो उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है नर जनन तंत्र को इस डायग्राम के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र में हम लोग देखे थे पहले कि मुख्य अंग और सहायक अंग। मुख्य अंग में दो जो है अंग आते हैं, कौन कौन से, एक टेस्टिस जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और दूसरा स्क्रोटम। अगर पूछेगा कि नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सी है, तो टेस्टिस है। ठीक है, वृषण इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और उसके बाद जो है स्क्रोटम। देखिए पहले हम लोग जो है टेस्टिस के बारे में जान लेते हैं। टेस्टिस जो है क्या होती है, टेस्टिस जो है ये एक सेम के बीज, ये जो आकार दिख रहा है ना, ये क्या है, सेम के बीज, सेमी के बीज के समान जो है इसका आकार होता है। इसका लंबाई कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 इंच। इसका चौड़ाई होता है 2 से 2.5 इंच। इसका वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम। ठीक है, और इसके अंदर जो है इपिथेलियम कोशिका पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन नामक जो है हार्मोन उत्पन्न करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं, नर लिंगी हार्मोन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्टिस, है ना। अब टेस्टिस के अंदर जो है ना, जो इपिथेलियम कोशिका पाया जाता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जर्म कोशिका, एक होता है मातृ कोशिका यानी मदर सेल। ठीक है, जर्म कोशिका क्या काम करते हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। मातृ कोशिका क्या करते हैं, ये इस स्पर्म को, इस शुक्राणु को भरण पोषण करके उसको स्वतंत्र जीवित रहने योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कोशिका किसके अंतर्गत रहता है, ये टेस्टिस के अंदर रहता है। और ये दोनों ही प्रकार के कोशिका ये इपिथेलियम कोशिका जो है के प्रकार है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि टेस्टिस जो है मेन काम इसका क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। अब देखिए टेस्टिस के बाहरी जो भाग है ना, ये जो कवर आपको दिख रहा है, ये कवर, इस कवर को बोलते हैं स्क्रोटम। इसका मेन काम क्या है, टेस्टिस को रक्षा करना। ठीक है, जो बाहरी आघातों से, जो फिजिकल जो है कुछ इंजरी से टेस्टिस को रक्षा करना ही इसका मुख्य कार्य है। ठीक, और दूसरा काम क्या करते हैं, ये टेम्परेचर वगैरह को भी कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अब देखिए टेस्टिस में जो क्या बना, शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब ये शुक्राणु जो है कहाँ से एंट्री करते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के हेड भाग से ये एंट्री करता है, किसमें, एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस में एंट्री करने के बाद जो है वहाँ पे शुक्राणु की परिपक्वता होती है, वहाँ पे पोषण होती है। पोषण होने के बाद जो है शुक्राणु अब फुल जो है मैच्योर हो गया है, किसके लिए, प्रजनन के लिए जो है फुल मैच्योर हो गया है। ठीक है, अब ये जो है बहुत लंबा होता है। ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो वृषण के ऊपर जो है लगी हुई है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है ऊपर जो हेड जिसको बोलते हैं, एक बीच में जिसको बॉडी बोलते हैं, और लास्ट जो है नीचे इसको बोलते हैं टेल यानी पूंछ वाला भाग। ठीक है,
एपिडिडाइमिस के हेड से टेस्टिस जुड़ा रहता है, एपिडिडाइमिस के टेल से बास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनी जुड़ा रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका लंबाई कितना होता है, 110 से 118 फीट इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जो है शुक्राणु का मैच्योर की क्रिया चलती है, परिपक्वन की क्रिया चलती है। उसके बाद जो है शुक्राणु अब ये पूंछ के द्वार से अब ये बास डिफरेंस में एंट्री करते हैं। ठीक है, अब बास डिफरेंस से शुक्राणु जो है आगे की ओर गति करते हैं। ये जो छोटा नाली आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी। ठीक है, तो बास डिफरेंस की अगर लंबाई पूछेगा तो 10 से 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसी नाली को जब बधियाकरण करते हैं ना, जो है नर पशु के बधियाकरण करते हैं तो उस समय जो है इसी बास डिफरेंस को काटा जाता है। अगर पूरी तरह से काट दिए तो स्थायी बांझपन आ जाएंगे, और अगर बांध दिए इसको कस के तो अस्थायी बांझपन आ जाएंगे। ठीक है, इसका लंबाई ध्यान रखिएगा। और जिस पशु को जो है बधियाकरण करते हैं उस पशु को बोलते हैं बेस्कोटेमी। ठीक है, जो पशु बधियाकृत हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस्कोटेमी। तो ये आपका जो है बास डिफरेंस कंप्लीट हो गया। बास डिफरेंस जो है आगे आपका ये जो है एक फूला हुआ भाग से जाके जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। तो बास डिफरेंस यहाँ से जाके यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, और ये बास डिफरेंस जो है एक जोड़ी होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक का डायग्राम बनाया हूँ, लेकिन टेस्टिस भी एक जोड़ी होता है, और जितना चीज़ भी मैं बता रहा हूँ ये भी एक जोड़ी होता है। ठीक है, बास डिफरेंस भी एक जोड़ी होता है। अब ये दोनों नाली जो है यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। अब इसके ऊपर जस्ट जो है आपको बड़ा सा जो है एक जोड़ी आपको सेमिनल वेसल मिलेगा, जिसको हिंदी में शुक्राशय बोलते हैं। ठीक है, और अगर पूछेगा कि नर जनन अंग में सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो शुक्राशय है। शुक्राशय की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका मुख्य काम क्या है, तो शुक्राशय का मुख्य काम है सीमन का निर्माण करना, है ना, सीमन का निर्माण करना, वीर्य का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। इस वीर्य के अंदर जो है क्या रहती है, तो फ्रुक्टोज और सिट्रिक एसिड इस वीर्य के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो है शुक्राणु के साथ मिलता है। अब शुक्राणु के साथ मिल के क्या काम करते हैं, एक तो शुक्राणु के आयतन बढ़ा देंगे। अगर शुक्राणु इतना सा होगा तो उसके साथ जो है वीर्य मिल जाएंगे, सीमन मिल जाएंगे, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है सीमन क्या है, थोड़ा लसलसा पदार्थ होते हैं, तो उसमें जो है वो क्या करेंगे, शुक्राणु के गति को बढ़ाएंगे और गति करने में मदद करेंगे। ठीक है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति करके आगे की ओर बढ़ सकेंगे। तो ये है मेन आपका शुक्राशय का काम। ठीक, अब उसके बाद इसके नीचे जो है आपको दिख रहा है ये है आपका मूत्राशय, है ना, या फिर यूरिनरी ब्लेडर, है ना। जो मूत्राशय होते हैं यहाँ पे मूत्र एकत्रित रहते हैं। मूत्र और जो स्पर्म, ठीक है, दोनों का नाली एक ही होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। जब एक जो है एक्टिव रहता है तो दूसरा अनएक्टिव रहता है। ठीक, अब उसके ऊपर जस्ट देखेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, यहाँ से एक क्षारीय द्रव्य निकलता है जो कि किसके साथ मिलता है, वीर्य के साथ मिल जाता है ना। अब वीर्य के साथ क्या मिल चुका है, शुक्राणु मिल चुका है। अब इसमें यहाँ से जो निकला हुआ क्षारीय द्रव्य है ये भी इसके साथ मिल जाता है। इसका काम क्या है, एक तो देखिए इसका पहला काम ये है कि वीर्य को एक विशेष गंध प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा काम ये है कि ये यौनि के अम्लीयता को कम करते हैं। ठीक है, तो ये दो काम इसका मुख्य है। अब उसके आगे अब जाएंगे तो काउपरस ग्लैंड एक छोटा सा अंग दिखेगा आपको। यहाँ से भी एक जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि इस मार्ग को साफ करता है। इस मार्ग को क्या करता है, साफ करता है। ठीक है, इस मूत्र मार्ग को साफ करने के लिए, है ना, चिपचिपा पदार्थ जो है यूज़फुल है। अब उसके बाद जो है ये मूत्र मार्ग जो है आपको कुछ एस आकार के दिखाई दे रहा है, जो अंग्रेजी के एस आकार है। ठीक है, सिग्मोइड, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड, एस आकार के आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या जुड़ा रहता है, रिट्रैक्टर मसल। इसके पीछे क्या जुड़ा रहता है, रिट्रैक्टर मसल। ये क्या काम करते हैं, अब देखिए जब प्रजनन की क्रिया होती है तब ये जो है नाली
लंबा हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि इसका आकार बढ़ जाते हैं। और जब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं पशु, जब प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, तब इसको खींच के जो है सिकोड़ के रखते हैं। खींचने का काम कौन करता है? रेट्रैक्टर मसल, ये जो है मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है। अब इस मूत्र मार्ग के एकदम जो है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट भाग को क्या बोलते हैं? पेनिस, ठीक, लिंग। अब इसकी लंबाई जो है ध्यान रखना 1 से 2 फीट। तो ये आपका पूरा जो है नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन अंग, ठीक है। मादा जनन अंग में क्या क्या है, उसमें किस प्रकार से काम हो रहा है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं मादा जनन अंग में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को थोड़ा सा घुमा घुमा के देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, ठीक है, गाय के जनन तंत्र, ठीक। तो मादा जनन तंत्र के ये चित्र है। अब चित्र से हम लोग जो है समझते हैं, ठीक है। अब चित्र में देखिए एक मुख्य अंग होता है और एक जो है सहायक अंग, जो हम लोग नर जनन तंत्र में भी पढ़े थे और इसमें भी है। तो इसमें मुख्य अंग में कौन सा आता है? ओवरी, ठीक है। ओवरी इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे मुख्य अंग है, ठीक। अब ओवरी के संबंधित जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ओवरी के लंबाई, मोटाई और चौड़ाई, ये तीनों चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। लंबाई 1.25 से 1.75, मोटाई 0.75 से 1.25 इंच, सब इंच में रहेगा। चौड़ाई 0.50 से 0.75 इंच, ठीक। इसका वेट कितना होता है? 10 ग्राम होता है। ये छोटा सा रहता है 10 ग्राम। और इसका आकार देखोगे तो मटर के दाने के समान जो है इसका आकार होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसका जो है मुख्य काम क्या है? देखिए, ओवरी का मुख्य काम है ओव्यूल पैदा करना, यानी कि ओवरी का मुख्य काम है अंडाणु पैदा करना। और प्रत्येक ओवरी जो है एक अंडाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए, ओवरी एक जोड़ी होते हैं। यहाँ पे एक इधर दिखाई दे रहा है, ये ओवरी है और ये भी ओवरी है, लेकिन प्रत्येक ओवरी जो है एक ही ओव्यूल पैदा करते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक साथ ओव्यूल पैदा नहीं करते हैं, ये अल्टरनेट करते हैं। जैसे कि इस मंथ में ये जो ओव्यूल पैदा किए तो अल्टरनेट फिर नेक्स्ट मंथ में इसके द्वारा ओव्यूल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्टरनेट ओव्यूल बनते हैं और प्रत्येक ओवरी से एक ही ओव्यूल बनते हैं। और इसी ओव्यूल के साथ जब शुक्राणु का मिलन होता है तब फ्यूज होता है, फ्यूज होके फिर भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ओव्यूल का निर्माण कौन करता है? ओवरी। तो ये महत्वपूर्ण अंग हो गया है, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ जो है इसमें जो मादा जनन हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में ओव्यूल निर्माण के पीछे जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का ही हाथ रहता है, ठीक है। तो ओवरी के बारे में इतना महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब ओव्यूल के जो ऊपर जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, किप टाइप से जो इसको पकड़े हुए रहता है, इसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम, ठीक। ये ओवरी के जस्ट ऊपर रहता है और इस इनफेंडिबुलम से जो है एक पतली सी नाली जो है ये डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? गर्भाशय श्रृंग से जुड़ा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। देखिए, यहीं पर भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। यहीं पे यहाँ से निकला क्या? ओव्यूल निकला और इधर से आया क्या? शुक्राणु। तो दोनों का मिलन यहीं पे होता है। कहाँ पे? ओविडक्ट में। अगर पूछेगा भ्रूण का निर्माण कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में, ठीक है। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ पे होता है? ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर। ये पतला सा नाली होता है, इसी में भ्रूण का विकास होता है, दोनों फ्यूज होता है। फिर इसमें जो है पक्षमल कोशिका लगा रहता है, वो क्या करता है? भ्रूण को ढकेलता है आगे, ठीक है। ये ढकेल ढकेल के कहाँ पे ला देता है? गर्भाशय में ला देता है। तो भ्रूण का अल्टीमेटली विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय जो है सबसे बड़ा अंग है। मादा जनन तंत्र का अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो गर्भाशय। इसकी लंबाई 9 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अंग हो गया है। अब देखिए, ये आपको जो है कैसे दिख रहा है कि सिंग, दोनों तरफ से सिंग निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बाई हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जो गर्भाशय के दोनों साइड से सिंग निकला हुआ टाइप से
दिखाई देता है, इसी संरचना को बाई हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अब इसी द्विश्रृंगिकीय स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कोटिलीडोन पाया जाता है। ये जो छोटे छोटे टाइप से कोटिलीडोन दिख रहा है ना, ये कोटिलीडोन जो है ये द्विश्रृंगीय यानी कि बाई हॉर्न में ये पाया जाता है और इसी से गर्भाशय दूध निकलता है जो भ्रूण का पोषण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप घुमा के देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा और बाहर की ओर आए तो बाहर में जो है सर्विक्स, ये बाहर में सर्विक्स मिलता है। सर्विक्स जो है यहाँ पे एक जो है आपका म्यूकस प्लेग जो है एक गेट मान के चलिए, एक गेट लगी होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस प्लग। ठीक है, म्यूकस प्लग। ठीक, ये दो कंडीशन में खुलता है और ये सर्विक्स के बाहर लगा रहता है और ये दो ही कंडीशन में खुलता है। कौन सा कंडीशन में? एक है आपका हीट पीरियड, है ना, एक आपका हीट पीरियड और दूसरा है डिलीवरी के समय। जब बच्चे की डिलीवरी होता है तब उस कंडीशन में खुलता है। ये दो ही कंडीशन में जो है इस जो म्यूकस प्लेग है ये खुलता है और ये सर्विक्स में लगी होती है। ठीक है, जब हीट पीरियड में पशु होती है उसी दौरान जो है कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान में पूछेगा कि वीर्य को किस स्थान पे छोड़ते हैं, तो सर्विक्स के मध्य छोड़ा जाता है। ठीक है, सर्विक्स के मध्य कृत्रिम गर्भाधान के दौरान वीर्य को छोड़ा जाता है। इसकी लंबाई कितना है सर्विक्स का? 8 से 10 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो ये सर्विक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। अब उसके बाहर और आएंगे तो वेजाइना, योनि जिसको बोलते हैं, इसकी लंबाई 10 से 12 इंच है और उसके सबसे बाहरी भाग को वुल्वा कहते हैं। तो ये ऑल ओवर जो है आपका मादा जनन तंत्र है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको मैं बता